नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। अगले आधे घंटे के दौरान आप सवाल पूछ पाएंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपको बताने के लिए कि कमोडिटी में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की। और कुछ ही देर पहले कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह ऐलान किया गया कि 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई गई है। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 50 से 83% जो लागत है किसानों की, उससे 50 से 83% ज़्यादा भाव यहाँ पर तय किया गया है। जो सरकार ने पहले कहा था कि 1.5 गुना किसानों को दिलवाएंगे भाव, उसी के आधार पर ये MSP तय की गई है। ये बात केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कही। तो आपको फटाफट बताते हैं कि MSP अलग अलग फसलों की तय कितनी हुई है। तो धान की MSP 1835 रुपये से बढ़कर 1868 रुपये तय की गई है। मक्के की MSP 1760 रुपये से बढ़ाकर 1850 रुपये की गई है। बाजरा 2000 से बढ़ाकर 2150, तुअर 5800 से बढ़ाकर 6000, उड़द 6000, मूंग 7200 के करीब तय की गई है MSP। और सोयाबीन की MSP भी यहाँ पर बढ़ाई गई है 3880 के करीब। इसका कितना फायदा होगा, ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट, सुनिए कि इस ऐलान पर सरकार ने कहा क्या है। आज फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचाराधीन थी और आज मंत्रिपरिषद ने उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जैसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 150 उस 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। ऐसे ही रागी में 50% की वृद्धि है, मक्का में 53% की वृद्धि है, तूर अरहर में 58% की वृद्धि है, मूंग में 50% की वृद्धि है, उड़द में 64% की वृद्धि है, मूंगफली में 50% की वृद्धि है, सूरजमुखी में 50% की वृद्धि है, सोयाबीन में 50% की वृद्धि है, तिल में 50% की वृद्धि है, राम तिल में 50% की वृद्धि है और कपास में 50% की वृद्धि है। तो ये आपने सुना, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि किस तरह से ये तय की गई है MSP और कितनी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं एग्री एक्सपर्ट विजय सरदाना और साथ ही हमारे साथ ग्राउंड पर काम करते हैं, एग्री मार्केट की अच्छी समझ रखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड फार्मर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं सुनील बलदेवा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सरदाना जी, पहले तो आप ये बताएं कि ये जो कहा गया है कि 50 से 83% ज़्यादा भाव यहाँ पर तय किया गया है फसलों का, जो लागत है किसानों की उसके मुकाबले, आपको लगता है कि सही प्राइस ऐलान किए गए हैं या आपको लगता है कि और ज़्यादा प्राइस करने चाहिए थे? देखिए, प्राइस का जो सही है या गलत है, बराबर है या कम है, ये डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में किससे डील कर रहे हैं। पिछली बार भी जब MSP सरकार ने डिक्लेयर किया था तो जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका ये कहना था कि आपने MSP इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल सस्ता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में माल महंगा हो गया है, तो साथ ही साथ आप कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाइए, नहीं तो आपको थ्रेट रहेगा कि लोग इंपोर्ट करेंगे और जो हम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं हमेशा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है भारत सरकार से कि जो भी आपने MSP दिया है डिफरेंट क्रॉप्स में किसानों को ध्यान में रखते हुए, वो सही कदम है। लेकिन अब जो इसका प्रभाव पड़ेगा आपके एक्सपोर्ट्स पे, आप एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी और इंपोर्ट का थ्रेट बढ़ेगा, तो क्या आप अभी इसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं या नहीं, ये जानना भी बहुत जरूरी है।
नहीं तो पिछली बार जैसे मक्के में हुआ था, मक्के का रेट 25 रुपए हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 14-15 रुपए था, तो मक्के के किसान को तो एमएसपी मिला और उससे भी ज्यादा मिला। लेकिन उसी समय पोल्ट्री के किसान का ये कहना था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मक्का मंगाने दीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता है, डोमेस्टिक में महंगा है। तो आपकी अपनी एक इंडस्ट्री या किसानों का अगर फायदा होता है तो आपकी इकोनॉमी का जो दूसरा हिस्सा है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो बैलेंसिंग करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सरकार ने नहीं बताया है, ये हमारा जानना जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब मैं नहीं सदाना जी, ये तो होता ही है कि जब भी एमएसपी बढ़ती है तो उसका साइड इफेक्ट तो होता है कि महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, तो बैलेंसिंग कैसे होगा? किसी एक तरफ तो ध्यान देना होगा, क्योंकि किसानों की जो लागत है, क्या लागत से ज़्यादा भाव नहीं मिलने चाहिए? क्या ज़्यादा एमएसपी तय नहीं होना चाहिए? और अगर ज़्यादा एमएसपी तय होना चाहिए तो आपके हिसाब से बैलेंसिंग कैसे होगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आज हमारे को जरूरत है कि दुनिया में अगर लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन होता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा क्यों है, हमें ये सोचना पड़ेगा। और अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो क्या हम किसानों को सब्सिडी देंगे ताकि इंडस्ट्री भी बच जाए और किसान भी बच जाए? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करना है, क्योंकि एमएसपी का फॉर्मूला आज की दुनिया में आउटडेटेड हो चुका है। और यही कारण है कि किसान को आज एमएसपी क्यों नहीं मिलता मंडी में, क्योंकि कंज्यूमर या इंडस्ट्री देने को तैयार नहीं है, उनका माल नहीं बिकता उस रेट पे। तो आप एमएसपी घोषित तो कर देते हैं लेकिन किसान को मिलता नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं एमएसपी का जो फॉर्मूला है ये आउटडेटेड हो चुका है, आज की दुनिया में ये वैलिड नहीं है। इस पे हमें नए सिरे से विचार करने की जरूरत है ताकि किसान को सही दाम मिले और सही टेक्नोलॉजी मिले, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और इनकम बढ़े। अभी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं एमएसपी के माध्यम से। ओके, ये आपने कहा, एक आपने सुझाव आपका महत्वपूर्ण है कि जो लागत है खेती की वो कम होनी चाहिए ताकि जो सरकार प्राइस तय करे वो थोड़ा वायबल हो, एक्सपोर्ट का मार्केट भी हमारे लिए खुला रहे। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील बलदेवा। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ग्राउंड पर काम करते हैं। एमएसपी सरकार ने अभी बढ़ाने का ऐलान किया है 50 से 83%, लेकिन जो रबी क्रॉप की अभी जो खरीद हो रही है मार्केट में, उसके हालात ये हैं कि कई ऐसी फसलें हैं जिसके दाम एमएसपी से 20 से 25% नीचे हैं। मसलन अगर हम चने की बात कर लें तो चने का भाव एमएसपी के मुकाबले करीब 1000 रुपए नीचे मंडियों में बिक रहा है। ये अलग बात है कि सरकार की खरीद भी इस बार बढ़ रही है और एमपी में तो ये कहा है कि एक एक दाना हम किसानों का तुलवाएंगे। तो लेकिन क्या ये जो खरीफ फसलों की एमएसपी का ऐलान हुआ है, क्या किसानों में भरोसा जगाने में ये सफल हो पाएगा? किसान बड़े पैमाने पर इन फसलों की खेती करेंगे? मर्तू जी, जो ये सरकार किसानों के लिए जो फैसले लेती है काफी हद तक काफी अच्छे फैसले लेती है, लेकिन जहां तक ताल्लुक एमएसपी का है तो मैं तो यही कहूंगा कि आगे का छोड़ पीछे दौड़ वाली बात इसमें लागू होती है। हम पहले की एमएसपी को हम अचीव नहीं कर पाते, हम एमएसपी को और आगे बढ़ा देते हैं। जैसे आपने बोला चने का बोला, मैं मक्का का भी बोलूंगा। मक्के का 1750 की एमएसपी थी, लेकिन बिहार की मंडियों में आज 1200 का मक्का का फायर नहीं है। कारण क्या है कि हम एक्सपोर्ट की कंपटीशन में से बाहर हो रहे हैं। हम घरेलू जो कंजम्पशन है हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हमें दोनों में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि हमारी डिमांड भी बनी रहे और किसानों को भी भाव बना रहे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आप किसानों की इनकम को भी डबल करना। अच्छा, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। सरदाना जी, बिल्कुल जो बात आपने कही वही बात सुनील जी भी कह रहे हैं कि जो भाव पहले तय किए गए हैं वही भाव अगर ठीक से किसानों को मिल जाए तो एक अच्छा होगा, इसके बजाय कि आप दाम और बढ़ा दें। लेकिन दूसरा सवाल ये है मेरा कि अभी अगर रबी की बात कर लें तो रबी जो क्रॉप की एमएसपी है जो सरकार ने ऐलान किया था, सरकार की ये मैक्सिमम कोशिश है कि चाहे गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, उसको एमएसपी के ऊपर खरीदा जाए। लेकिन ओपन मार्केट में भाव को स्टेबलाइज करने के लिए, किसानों को वाजिब भाव मिल पाए और किसानों को एमएसपी पर ही बेचने के लिए बाध्य ना होना पड़े, इसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए?
देखिए, बाजार एक ऐसी चीज है जहां पे आप आर्टिफिशियल चीजों को ज्यादा समय तक रख नहीं सकते। भारत सरकार अगर खरीद लेगी, मृत्युंजय जी आप बहुत क्लोजली पल्सेस को ट्रैक करते हैं, जब पल्सेस के एमएसपी से नीचे माल बिका था तो सरकार ने 2 लाख टन या 2 मिलियन टन पल्सेस खरीदे थे। आज क्या हालत है? आपने गुजरात में ग्राउंडनट खरीदा, क्या हुआ? सरकार बाजार में जाके खरीद तो लेती है टैक्स पेयर्स के पैसे से। आज 2 लाख करोड़ रुपए जनता का सरकार के गोडाउन में पड़ा है। माल आपने खरीद के गोडाउन में भर दिया और कोई उसको लेने वाला नहीं है, आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब है कि आप एग्रीकल्चर में बार बार वही आता हूं, आप एग्रीकल्चर के साथ राजनीति मत करिए, ये आपके लिए घातक है। एक तरफ आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आपने 2 लाख करोड़ रुपए का गोडाउन में माल रख लिया एमएसपी पे खरीद के, आज भी ओपन मार्केट में रेट एमएसपी से नीचे माल बिक रहा है, तो सरकार से माल कौन खरीदेगा? तो वो आपके गोडाउन में पड़ा सड़ जाएगा। देश का 2 लाख करोड़ रुपए सड़ जाएगा गोडाउन में। कहने का मतलब ये है कि सरकार को अपनी राजनीति इच्छा शक्ति से बाहर आना चाहिए और प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। किसानों को भी समझाना चाहिए, किसान को बताना पड़ेगा कि देखिए आप चाहे तो मैं 100 रुपए किलो कर देता हूं एमएसपी, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं आएगा, तब आप क्या करोगे? खुल के बात करने का टाइम आ गया है। बहुत राजनीति हो गई खेती में। कब तो हम सच और फैक्ट से बात करें किसानों के साथ, लेकिन हम राजनीति से बाहर ही नहीं निकल रहे, इसीलिए आज एग्रीकल्चर की दुर्दशा है। नहीं, वो तो ठीक बात है सर, लेकिन एमएसपी चूंकि एक एमएसपी फसलों की बुआई से पहले इसलिए एमएसपी का ऐलान किया जाता है खेती से पहले, ताकि किसानों को ये सामने दिखे कि जो खेती वो करने जा रहे हैं उनको उस फसल का क्या भाव मिलेगा। मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर भाव अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो उसी को ध्यान में रखकर खेती की जाती है। देखो, भाव की जगह प्रॉफिट, हमारा फॉर्मूला गलत है। हमें ये किसान को भाव नहीं, हमें किसान को बताना चाहिए कि मक्के में आपका प्रॉफिट कितना होगा, सरसों में कितना होगा, चने में कितना होगा। एमएसपी नहीं चाहिए, ताकि ये पता लगे कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं, आप एमएसपी की बात करते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी छुप जाती है। आज दुनिया में अगर मक्का 12 टन 15 टन होता है, हमारे यहाँ 4 टन क्यों होता है? अपनी बात रखी है मजबूती से, ठीक है। आप कह रहे हैं कि उत्पादकता भी बढ़नी चाहिए और लागत भी कम होनी चाहिए। सुनील बलदेवा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आपने भी कहा कि मंडियों में डिमांड भी बनी रहे और किसानों का माल भी ठीक भाव पर बिक जाए, तो ये दोनों चीजें करने के लिए करना क्या चाहिए, क्या सुझाव आप देंगे? पर हेक्टर जो है उत्पादकता बढ़ाना, पर हेक्टर लागत को किसान की कम करना, दूसरे किसानों को अवेयर करना कि कौन सी चीज आने वाले दिनों में डिमांड रहने वाली है, उसी चीज का केवल जो है किसान सोइंग करे। कभी आप देख रहे हो कि उड़द और तुअर की बात करें तो लगभग तुअर दोनों चीजें जो है वो एमएसपी से काफी नीचे बिक रही है। मूंग जो है एमएसपी के आसपास बिक रही है, चना एमएसपी से 1000 रुपये नीचे बिक रहा है। तो किसी चीज के एमएसपी से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। मक्का की बात करें तो 1750 मक्का का एमएसपी पिछले साल था, 1200 रुपए में बिहार में मक्का नहीं बिक रही है और हम उसको बढ़ा के 1850 कर रहे हैं, तो उसके कोई औचित्य नहीं रहता। हमें पहले का एमएसपी का अचीवमेंट करना पड़ेगा। दूसरे, गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच में हमें सामंजस्य को बिठाना जरूरी है। यदि कृषि मंत्रालय चाहेगा कि एमएसपी अचीव हो और थोड़ी सी तेजी आते ही, जबकि एमएसपी से नीचे भाव चल रहे हैं, तो आरबीआई गवर्नर उस पर क्वेश्चन उठाने लग जाए, कंज्यूमर मिनिस्ट्री उस पर चिल्लाने लग जाए कि कंज्यूमर के लिए, तो हमें कहीं न कहीं सामंजस्य बिठाना भी जरूरी होगा। ओके, चलिए, ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो एक्सपर्ट की तरफ से आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका और विजय सरदाना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर आज और आई है मानसून के मोर्चे पर कि केरल में बिल्कुल तय समय पर, यानी आज 1 जून को मानसून ने दस्तक दे दी है और ये बिल्कुल तय समय होता है। 1 जून को ही केरल मानसून पहुंचने का समय होता है। आईएमडी ने जो सरकारी मौसम विभाग है, आधिकारिक ऐलान उसकी तरफ से हो चुका है। और यही नहीं, अब जो मानसून का नया अनुमान आया है, दूसरा अनुमान आया है, उसमें उसको थोड़ा और बढ़ाया गया है। जो पिछला अनुमान आया था उसमें यह कहा गया था कि 100% के आसपास बारिश होगी इस बार जून से सितंबर के बीच। अब इसमें 2% का इजाफा कर दिया गया है और यह कहा गया है कि 102% बारिश होगी। जुलाई, बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसम विभाग ने कही है वो ये कि जुलाई के महीने में 103% बारिश होगी। और जुलाई का महीना मानसून के लिहाज से इसलिए अहम होता है
क्योंकि खरीफ की सबसे ज्यादा बुआई जुलाई के महीने में होती है, लिहाजा अगर जुलाई के महीने में अच्छी बारिश हो तो ये खेती के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस ऐलान पर मौसम विभाग ने जी बिजनेस से खास बातचीत में क्या कहा है। So now also I would like to say that we have a good news that we will have a good monsoon this year, normal monsoon this year. And as per the statistical model forecast, quantitatively the monsoon rainfall will be 102%. That means 2% more than what we expected in April. So the conditions are becoming more favorable for a good monsoon. So with quantitatively the monsoon rainfall June to September over the country as a whole will be 102% of its long period average. And for region wise, 107% over Northwest India, it's a good number, and 103% over Central India, 102% over South Peninsula. So uniformly, we expect a good spatial distribution over during this monsoon season. ठीक है, तो ये आपने सुना कि किस तरह से मानसून अभी आगे और बढ़ेगा, और हमने इस पर आईएमडी से भी बात की थी। आईएमडी के साइंटिस्ट थे डीएस पई साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, बारिश के लिहाज से 103% बारिश होगी। तो ये कहीं ना कहीं मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। और आज की जो कमोडिटी है जहां पर हमने एक बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ देखा है, वो कमोडिटी है सिल्वर। तो क्या चांदी में अभी भी खरीदने का मौका बना हुआ है या मौका हाथ से निकल गया है, ये बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के, और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी, क्या किया जाए चांदी में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, चांदी ने 9 महीने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम देखें तो जिस तरीके का ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि चांदी में अब आगे रैली बन सकती है। हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर रहेगा, मगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सिल्वर में रहेगी। हमें लगता है कि नीचे करीबन 50,100 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करके चलें। ऊपर में हमें लगता है 50,951 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक हर्डल है करीबन 51,500 के आसपास, जो कि पिछले साल का हाई था। मुझे लगता है कि अगर वो मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 53,000 से लेकर 54,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो चांदी के अंदर हमें लगता है कि जो ट्रेंड फॉलो है वो पॉजिटिव है, तो बाय का ट्रेड चांदी के अंदर बना के चलना चाहिए। ठीक है, ओके, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राजेश का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर। हेलो जी, पूछिए। हेलो जी, सुन रहा हूँ, पूछिए। सर, मेरे पास ग्वार पड़ा है 600 बोरी, 4,000 रुपए में लिया था। अभी मैं इसका क्या करूँ? वैसे तो ग्वार की बिजाई भी कम हो रही है, इधर मूंगफली की बिजाई ज्यादा शुरू हो गई है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? ओके, ग्वार में क्या करना चाहिए, ये बात आप जानना चाहते हैं। बीरेन जी बताइए, ग्वार में क्या किया जाए? अभी ग्वार में अच्छे मानसून का जो न्यूज आया है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म मंदी डिस्काउंट हो जाएगी इसमें, और हम शायद इसको 3650 3700 तक अगले 2-3 वीक में देखेंगे। नियर टर्म 3420 को बॉटम मान के चलना चाहिए। 3420 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 3370 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए 3650 3700। ओके, तो ये राय आपकी ग्वार के ऊपर है। अगला सवाल है राज का, गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राज जी। मेरा सवाल बीरेन जी से है, क्या कपास खली 3,000 के भाव हो जाएंगे सितंबर एंड तक? मैक्सिमम अपसाइड बीरेन जी क्या कहाँ तक दिखते हैं? बताइए बीरेन जी, सितंबर के एंड तक क्या कपास खली का भाव, कॉटन सीड ऑयल केक का भाव 3,000 रुपए हो जाएगा? लास्ट ईयर जैसा जो सुपर बुल रन आया था, इतनी बुल रन इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि साइड के जो बाजार है केटल फीड मक्का काफी कमजोर है, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट फिर भी अच्छा जो सुपीरियर क्वालिटी का जो केक है, ग्रीन और ब्राइट केक, उसके भाव 2500-2600 तक जाएंगे। कमजोर केक है जो ब्लैक या डल केक, वो मेरे हिसाब से 2300-2400 के ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, राजेश जैन साहब हैं हमारे साथ सिरसा से। पूछिए जैन साहब।
सर गोल्ड के बारे में पूछ रहे थे, गोल्ड में क्या करना चाहिए? जो नया कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बेचें या खरीद लें करंट भाव पे? हाँ, गोल्ड में अनुज जी ताजा भाव पर क्या किया जाए, खरीद लिया जाए या बेचा जाए? देखिए करंटली अभी जो रेट चल रहा है 46,930 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि 46,900 के आसपास मीन्स 10-20 रुपये नीचे अगर भाव मिले तो खरीदारी करके चलें। हमें लगता है कि ऊपर करीबन 47,300 तक के लेवल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है और हमने लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। 46,900 के आसपास गोल्ड के अंदर खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, हितेश हैं रायपुर से, पूछिए हितेश। जी सर, मेरा सवाल था सर कि जो एमएसपी पे जो सोयाबीन पे जो एमएसपी पड़ी है, हेलो, एमएसपी पे, हाँ नहीं, एमएसपी पर क्या जानना चाहते हैं? नहीं सर जी, एमएसपी पे जो रेट बढ़ा है उससे सोयाबीन में तेजी आएगी या मत आएगी? अच्छा, हाँ ठीक है, ये अच्छा सवाल आपका है। 170 रुपए की बढ़ोतरी सोयाबीन की एमएसपी में की गई है प्रति क्विंटल। बीरेन जी, इसका इम्पैक्ट प्राइस पर दिखेगा क्या, तेजी आएगी? सेंटिमेंट पे थोड़ा हल्का सा इफेक्ट आएगा, बट फिजिकल मार्केट में अभी भी काफी टाइटनेस है और थोड़ी पोल्ट्री डिमांड जो बिल्कुल थम चुकी थी वो अब अनलॉकडाउन जो हुआ है तो थोड़ी खुलेगी, तो यहाँ से 200-300 रुपए की गुंजाइश है अपसाइड की। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से गुंजाइश है 200 से 300 रुपए तेजी की, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, हमारी पहली रैपिड फायर कॉल कॉपर में रहेगी। बेस मेटल में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कॉपर के अंदर बाय करके चल सकते हैं 415 के आसपास। स्टॉप लॉस 412 का रहेगा, टारगेट करीबन 420 तक देखने को मिल सकता है। ओके, आपकी कॉल बीरेन जी। नेचुरल गैस पे बाय प्रेफर करूंगा 133 पे, टारगेट 139-140 का रहेगा, स्टॉप लॉस 130 का रहेगा। ओके, आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। एक अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो ओवरसोल्ड जोन में है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस 134 के अराउंड बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 130 का रहेगा, टारगेट 143 तक हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।